नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति आदित्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमें रियर व्यू मिरर से देश के संस्थानों को कलंकित और नष्ट करने वालों को देखना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने रविवार को अमेरिका में कहा था कि पीएम मोदी देश की गाड़ी को रियर व्यू मिरर देखना चल रहे हैं और वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे इतिहास का बोझ ना उठाए, ये उनके विकास में बाधा बनेगा। उन्होंने कहा कि रियर व्यू मिरर में देखने के बाद आप जान पाएंगे कि किन लोगों का देश में प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। आप रियर व्यू मिरर में इसलिए देखते हैं कि जिससे एक्सीडेंट करने पर उतारू लोगों से बचा जाए। धनखड़ ने कहा कि भारत 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रमित लोग देश की क्षमता और उपलब्धियों के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, वे इस पर गर्व नहीं करते। देश और विदेश में बैठे कुछ लोग हमें जांचने की भी कोशिश करते हैं, हम उन्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को भारत की सफलता हजम नहीं होती क्योंकि हमारा देश शांति और स्थिरता में विश्वास रखता है। भारतीय नई स्किल्स में सीखने में अच्छे होते हैं और ये सफलता हमें सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्किल से चलती है और हमें अपनी सफलताओं पर गर्व होना चाहिए। You have to look in the rear mirror because then you know those who are not well disposed towards the nation, those who are out to taint, tarnish and destroy our institutions, we come to notice them. You look in the rear mirror only to avoid someone who is determined to create an accident. But you look ahead to realize the vision, the aspirations, the welfare. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बुधवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। बताया गया कि इस दौरान केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सपा से समर्थन मांगा है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पूर्व में बताया था कि अरविंद केजरीवाल बुधवार को लखनऊ में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और इसी दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे और इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव से मुलाकात की। उन्होंने उनका स्वागत किया। बताते चले कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और अन्य मामलों के संबंध में केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1999 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग था। और इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को। अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है।
एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है, गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं। उनके 30-40 खरीद लो, बाई इलेक्शन करा लो, सुबह सुबह 3 बजे उठाओ गवर्नर को, ओथ लो, उसके बाद देखते रहो क्या होता है। ये आदत पड़ गई है इनको, ऐसा कई बार कर चुके हैं ये। और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर 2-3 दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। दिल्ली के लोग भी उसी तरह से वोट डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं, पंजाब के डालते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मंत्री भी वही संविधान की ओथ लेते हैं, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही संविधान को फॉलो करते हैं। पंजाब में भी वही होता है। और दिल्ली देश का दिल है, वहां दिल्ली में मूल निवासी जो है दिल्ली में पूरे देश के हैं। यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में, पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में, कर्नाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जमकर बवाल हो रहा है। यहां एक बार फिर से किसान संगठन बना खट्टर सरकार की जंग शुरू हो गई है। मंगलवार को किसान संगठनों ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने 3 किसान नेताओं समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया था और अब आज भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत भी यहां पहुंच गए हैं। उन्होंने इस कौम की लड़ाई बताया है और किसान नेता राकेश टिकैत ने हिरासत में लिए गए किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। साथ ही साथ राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि ये लड़ाई ना गुरनाम की है ना टिकैत की है, ये लड़ाई सारे किसान कौम की है। कल कई जगहों पर किसानों को जेल में ले जाया गया था, लाठीचार्ज किया गया। वहीं किसान संगठनों को सरकार लगातार तोड़ रही है, लेकिन हम एक रहेंगे। दरअसल हरियाणा में किसान संगठन सूरजमुखी के बीच एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर रहे थे और मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने यह प्रदर्शन बुलाया था। एक छोटी सी मांग को लेकर किसान लगातार कई दिन से मांग कर रहे थे कि जो सरकार ने सूरजमुखी का रेट तय किया है, एमएसपी तय किया है, उस पे जो है सूरजमुखी की खरीद हो। सिर्फ इतनी सी मांग थी। उस मांग को लेकर किसान धरने पर थे। जब सरकार ने बात नहीं मानी, 6 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था, जीटी रोड पर बैठे और फिर सरकार ने लाठियां किसानों पर बांधी गई, सर फोड़े गए, टांगे तोड़ी गई। और कई हमारे जितने किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह चडूनी जी हैं, शाहबाद के जो हमारे लीडर है, और बहुत से किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका रात से आता पता नहीं है वो कहां है कहां नहीं। तो आज हम धरने पर बैठे हैं और ऐलान किया है जब तक गुरनाम सिंह चडूनी जी को हमारे बीच में नहीं लाया जाएगा हम यहां धरने पर बैठे रहेंगे। अपील की आज पूरे हरियाणा और पूरे देश के किसानों से कि सभी सड़कों को जाम कर दे, जो किसानों पर लाठियां बांधी है उसका बदला लिया जाए। और रात एक किसान जब काल दी थी कि सभी सड़कें जाम कर दे, करनाल के अंदर जयसिंहपुरा गांव के पास वहां पर किसानों ने रोड को जाम किया था। जयसिंहपुरा के एक किसान थे जिनकी हार्ट अटैक के कारण रात धरना स्थल पर मौत हो चुकी है। हमारे एक किसान थे जिनको कल लाठियां बांधी गई, रणजीत गिल, जिनको पहले यहाँ सिविल हॉस्पिटल में रखा गया, फिर कुरुक्षेत्र रेफर किया गया और वहां से रात को उनको पीजीआई में रेफर कर दिया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में जो दिल्ली का आंदोलन है उससे जिस प्रकार से 3 काले कानून लागू कर जबरन किसान आंदोलन में 700 किसानों की बलि उन्होंने ली, जिस प्रकार से आए दिन एमएसपी किसान को मिलता नहीं और जिस प्रकार से शाहबाद कुरुक्षेत्र में निर्मम लाठीचार्ज हुआ है, इससे भाजपा जजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। खट्टर साहब याद रखिएगा, शाहबाद कुरुक्षेत्र में किसान की छाती पर पड़ी हर लाठी
भाजपा जजपा सरकार के कफन में कील का काम करेगी। लाला लाजपत राय की बात आज हम फिर दोहराते हैं। और कहां है सरदार गुरनाम सिंह चडूनी, किसान नेता? जिस प्रकार से उनकी पगड़ी उतारी गई, हरियाणा में एक सिख और एक किसान की पगड़ी को रोलना सबसे बड़ा अपमान है। पुलिस ने जिस प्रकार से उनके कपड़े फाड़े, और पिछले 24 घंटे से गुरनाम सिंह चडूनी जी कहां हैं इसका पता नहीं। क्या कह रहे हैं किसान? सूरजमुखी के एमएसपी की निर्धारित कीमत है 6400 रुपया, किसान को मिल रहा है 4500, मुश्किल से 5000 कहीं कहीं। तो किसान क्या एमएसपी भी ना मांगे? मोदी जी ने गारंटी दी थी एमएसपी का कानून लाने की, कहां है वो कानून? ना कानून आया, ना एमएसपी मिलती, और जब अधिकार मांगने किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाता है तो उसे लाठियां मिलती हैं। क्या पुलिस का काम, सरकारों का काम किसान को पीटना है, उनकी पगड़ियां उतारना है? याद रखिए खट्टर साहब, याद रखिए नरेंद्र मोदी जी, जिस सरकार ने, हुक्मरान ने देश के किसान को ललकार दी है, उसका नेस्तनाबूद बचा नहीं है। और शाहबाद कुरुक्षेत्र में किसान की छाती पर पड़ी हर ये प्रतीक है 2-3 सरकार की, 2-3 विश्वासघात की। पहला प्रतीक है, ये किसान आंदोलन से सरकार के विश्वासघात का प्रतीक है, क्योंकि किसान कल शाहबाद में सूरजमुखी पे केवल अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे। ये प्रतीक है सरकार के, भाजपा के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक, और यह प्रतीक है हरियाणा सरकार के लठतंत्र का प्रतीक। जिस प्रकार से 3 काले कानून लागू कर जबरन किसान आंदोलन में 700 किसानों की बलि उन्होंने ली, तो वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसको लेकर मामला बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश भी की है। वहीं पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने शांति की अपील की है। शहर में संगठनों द्वारा बंद और विरोध का आह्वान किया गया था। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओर से उप मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और मंत्री अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, और मैं भी अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। साथ ही कोल्हापुर की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में कोई माफी नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, और साथ ही यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि लोग भी शांति बनाए रखें, कोई अप्रिय घटना ना हो। सरकार की है, गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है, और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी
अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। कानून को हाथ में लिया तो रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। कुछ और पहलवान मंत्री के घर पहुंच सकते हैं। मीटिंग में फेडरेशन के चुनाव और वहां के माहौल पर भी बात हो सकती है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है, हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इसके खाप और किसान नेता नाराज थे। करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों की गृह मंत्री से मीटिंग हुई है, आज खेल मंत्री से मिल रहे हैं और हम पहले से कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए। बालासोर रेल हादसे पर केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बालासोर रेल हादसा विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना है और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये घटनाएं क्यों घट रही है? ये इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा फेल्योर और क्या हो सकता है? यदि आपके ट्रैक वगैरह ठीक रहते, आपके मेंटेनेंस ठीक रहते, आपकी ग्रुप डी ग्रुप सी के सब भर्तियां बराबर होती तो बराबर मेंटेन रहता, कुछ नए बराबर मिलती, इस पर इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। पूरे विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना है। ये घटनाएं क्यों घट रही है? जन अधिकार पार्टी चीफ पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भागलपुर पुल हादसे की सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, इसमें नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत है और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। 19 है, 29 है, जनवरी है, मई है, अप्रैल है, अगले साल है। लगातार लगभग 12-13 लोग दब के चिप के कहीं न कहीं कई बड़ी घटना घटी है, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि उस सिंगला कंपनी के बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े चीजों के द्वारा वो मारा गया। कई बार तो लोकल स्तर पर यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई। ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ नहीं हुई, तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन फिर उसको प्रोटेक्ट किसका मिला? लोकल स्टेज में सुल्तानगंज के तरफ से टूटा, तब भी इधर से टूटा, तब भी। तो मेरा इसमें सीधा कहना है कि इसकी इंक्वायरी कंप्लीट रूप से सरकार को अविलंब मुख्य न्यायाधीश या चीफ कोई जस्टिस के अंडर में इनकी जांच करा देनी चाहिए। कि एक तो आप एमएम जाकर के देखिए छड़ का, दूसरा आप बांका से जो जबरदस्ती दादा लोग वहां से बालू, मट्टी का बालू भेजते हैं, बालू में 60-70% मट्टी होती है। तो वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहां पर गजेंद्र शेखावत ने संबोधित किया। मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। दरअसल 9 साल में हम मिली सफलता शेखावत व्यवस्थाओं में खत्म हुआ है, विश्वास हम वापस लाएंगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। बहनों के पास में गैस का चूल्हा न होने के कारण से उनके जीवन में जिस तरह का संकट था, उसको दूर करने से लेकर के 2019 में देश के प्रत्येक परिवार तक पीने का स्वच्छ शुद्ध जल पहुंचाएंगे। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, उस समय तक देश के केवल 16% लगभग घरों तक ही पीने का पानी, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था मात्र थी। देश की 84% घरों की माताओं बहनों को अपने घर में से निकल करके अपने सिर पर मटका रख करके पानी लाने के लिए अभिशाप था, अभिशप्त थी। उस परिस्थिति को परिवर्तन करने का काम जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और जिस संकल्प के साथ में इस दिशा में जिस तरह से काम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि जहां एक तरफ हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा है, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, गरीब तक घर पहुंच रहा है, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा है,
वहीं दूसरी तरफ 2019 से लेकर के अब तक जो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचा था, आज 9 करोड़ नए घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। 1 करोड़ वाटर रिलेटेड वर्क्स जो हैं इस दिशा में हुए हैं। भूगर्भ के जल के दृष्टिकोण से, पुनर्भरण के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव के साथ में 2 विषयों को एड्रेस किया। एक, जमीन के में पानी का पुनर्भरण हो सके और साथ साथ में हम जल संग्रहण की क्षमता को बढ़ा सकें। अमृत सरोवरों का निर्माण की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी कि हम आजादी के 75 वर्ष होने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करें। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि देश के 700 जिलों में इस दिशा में जो इनिशिएटिव लिया गया, लगभग 50,000 अमृत सरोवर ऐसे बनने की कल्पना की गई थी, अपेक्षा की गई थी, लेकिन देश में 56,000 अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है और लगभग उतने ही अमृत सरोवर जो है निर्माणाधीन है। एक नई चेतना इस दृष्टिकोण से देश में खड़ी हुई है। भूगर्भ का जल क्योंकि हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए भूगर्भ के जल को हम आइडेंटिफाई करें, एक्विफर्स को आइडेंटिफाई करें। उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने पूरे देश के 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जहां मैपिंग की जा सकती थी, ऐसे पूरे 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर को मैप किया है, जो हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी भी जिसमें उपयोग की गई। और अब हम एक, भूगर्भ में जल भूजल कहां से मिल सकता है और दूसरा कैसे जो है पुनर्भरण किया जा सकता है, इसकी पंचायत के लेवल पर यूज की जा सकने वाली इंफॉर्मेशन को बना करके हर पंचायत के साथ शेयर करने के लिए काम कर रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 3 मई में मतई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। इस बीच भीड़ में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। इसमें मां बेटे भी शामिल हैं। वहीं तीनों इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस से जा रहे थे। रास्ते में करीब 2000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और गाड़ी में आग लगा दी। वहीं पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद राख से सिर्फ हड्डियां मिली हैं। घटना रविवार की है। इसकी पूरी डिटेल 2 दिन बाद सामने आई। वहीं मृतकों की पहचान 7 साल के टॉसिंग हैंगिंग, उनकी मां मीना हैंगिंग और उनकी रिश्तेदार लीडिया लॉरेंस के रूप में हुई है। तीनों पीड़ितों में 3 मई से इम्फाल से लगभग 15 किमी पश्चिम में कांगचुप में असम राइफल्स कैंप में शरण ले रखी थी। अधिकारी के मुताबिक कई कुकी परिवार असम राइफल्स के शिविर में रह रहे हैं। यहाँ कभी कभार बाहर से फायरिंग होती है। मतई समुदाय के लोग उन इलाकों को निशाना बनाते हैं जहां कुकी रह रहे हैं। वहीं रविवार को ऐसे ही एक हमले में बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए थे। यूपी के राजधानी लखनऊ में सिविल कोर्ट के बाहर माफिया संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल लखनऊ कोर्ट के बाहर हुई इस गोलीबारी में एक पुलिस वाले, एक बच्ची और एक महिला को भी गोली लगने की खबर सामने आई है। यानी बदमाशों की तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग में संजीव की हत्या के साथ कई लोगों के गोली लगने से घायल होने की खबर है। ये संजीव जीवा वही गैंगस्टर माफिया है जो यूपी के कुख्यात मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था। बताया जा रहा है कि कोर्ट के बाहर वकील की ड्रेस पहनकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बताते चले कि बीजेपी नेता ब्रहदत्त द्विवेदी की हत्या में संजीव जीवा आरोपी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना से एक बार फिर से पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको क्लियर। पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन बीती रात से लगातार जारी है। बताते चले कि हादसा सीहोर के मुंगावली में मंगलवार दोपहर हुआ, जब बच्ची 29 फीट नीचे फंस गई थी, जो आज सुबह तक
50 फीट नीचे जा पहुंची है। उसे निकालने के लिए 10 से ज्यादा जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से 5 फीट दूरी पर समांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोकल पुलिस प्रशासन के साथ रेस्क्यू में जुटी हुई है। वहीं पत्थरों के कारण अब तक 26 फीट खुदाई हो पाई है। जिला पंचायत सीओ आशीष तिवारी ने बताया कि बच्ची के मूवमेंट नहीं आ रहे और खुदाई में नीचे मिले पत्थर बहुत ही हार्ड हैं। कि हम लोग नीचे लगातार खोदने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगभग टारगेट डेप्थ 30 फीट तक पहुंचना है, क्योंकि नीचे बहुत ही हार्ड पत्थर मिल गया है, इसलिए थोड़ा सा खनन में टाइम लग रहा है। लेकिन हम कुछ ही घंटों में बच्ची के लेवल पे पहुंचे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग एनडीआरएफ की टीम करेगी और उसके बाद बच्ची को रेस्क्यू करेंगे। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। एक नजर डालते हैं क्राइम की खबरों पे।